अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक करें। वीडियो के लास्ट में एक सस्पेंस भी है, उस सस्पेंस को हरगिज़ मिस ना कीजिएगा। तो चलें आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, एक लाइक का बटन प्रेस करने में आपकी कोई एफर्ट नहीं लग जाएगी और ना इससे आपका कोई नुकसान होगा। तो क्यों आप लोग एक लाइक का बटन प्रेस नहीं करते? इससे अगला बंदा खुश हो जाएगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है ये बताते हैं कि मैं पाकिस्तान के आखिरी हिस्से में एक गाँव में रहता हूँ। मतलब यहाँ से आगे इंडिया स्टार्ट हो जाता है। बॉर्डर लाइन पे हम लोग रहते हैं और ये बहुत हिली एरिया है, मतलब बहुत खूबसूरत इलाका है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। इनका कहना ऐसा है कि मेरी सिस्टर की शादी थी और उसकी शादी से कुछ दिन पहले हमने कुछ प्रिपरेशंस करनी थी। मेरा एक दोस्त जो कि टैक्सी ड्राइवर है, मैंने उससे कहा कि वो मुझे एक गाड़ी अरेंज कर दे रेंट पे कुछ दिनों के लिए। उसने मुझे रेंट पे कुछ दिनों के लिए एक गाड़ी अरेंज कर दी। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि तुम टैक्सी चलाते हो तो अक्सर तुम्हारे पास ऑर्डर्स आते रहते हैं, तो खुदारा अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा ऑर्डर आए जहाँ से मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सके तो प्लीज़ उसके बारे में मुझे भी बताना। बेशक ये तुम्हारी रोज़ी रोटी का सवाल है, लेकिन अगर कभी तुम ना जा सको और तुम्हें उन्हें मजबूरी में मना करना पड़े तो मना करने की बजाय वो ऑर्डर मुझे दे देना। चलो टैक्सी का किराया निकल आएगा। और शायद मेरी यही सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने ये किराया निकालने के चक्कर में अपने दुगने से तिगने पैसे ऊपर लगवा लिए। तो हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिनों बाद जब हम शादी के प्रिपरेशंस में बिजी थे, मैं अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग करने यहाँ लाहौर आया हुआ था। ड्राइविंग मैंने नई नई सीखी थी, मुझे ड्राइव करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मुझे दूर से दूर तक सफ़र में जाने में भी कोई मसला नहीं होता था। मैं अपनी सिस्टर को और फैमिली को बड़े मज़े से लेके जाया करता था, क्योंकि नई नई हाथ में गाड़ी आई थी और नई नई मैंने ड्राइविंग सीखी थी और ऊपर से मोटरवे जैसी क्लियर रोड हो तो मज़ा ही अलग है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी सिस्टर को जब लाहौर से मैं वापस लेके आ रहा था तो मुझे मेरे दोस्त ने कॉल की, जो कि टैक्सी ड्राइवर था। उसने मुझे बताया कि एक फैमिली है जिसे एयरपोर्ट से रिसीव करना है और एक गाँव का नाम बताया कि उसे वहाँ पर ड्रॉप करना है। उसने मुझे जिस एरिया का बताया जहाँ पर उनका गाँव था और उनके गाँव से पीछे जो रास्ता था वो बहुत खौफनाक, बहुत सुनसान रास्ता था और बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कि वहाँ पर सड़कें बिल्कुल भी प्रॉपर ना बनी हों। लेकिन मैंने फिर भी वो ऑर्डर ले लिया। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं उस फैमिली को घर पहुँचा दूँगा, उनका एड्रेस और सारी डिटेल्स मुझसे शेयर कर दो। मैं रास्ते में अभी उस फैमिली को लेने जा रहा था कि मुझे रास्ते में कुछ अजीब व गरीब सी आवाज़ें महसूस हुई। वो रात का बिल्कुल गुप्पन अंधेरे का टाइम था और मेरे इर्द गिर्द ना बंदा ना बंदे की ज़ात। और उस टाइम जब मुझे वो आवाज़ें महसूस हुई ऐसे जैसे कोई रो रहा हो, मुझे समझ नहीं आई कि आखिर ये माजरा क्या है। मैंने वहाँ पर देखा, मुझे एक लड़की खड़ी दिखाई दी जो कि मदद के लिए पुकार रही थी। मुझे लगा कि शायद इसे वाकई मदद की ज़रूरत होगी और मैंने उससे कोई भी बात करना मुनासिब न समझा। सिर्फ उससे इतना पूछा कि आपको मदद की ज़रूरत है? तो उसने मुझे कहा कि जी, मुझे वहाँ आगे जाना है। उसकी आवाज़ बहुत ही मुझे अजीब सी लगी। मुझे उसकी आवाज़ से ये पहचानना मुश्किल हो गया कि आखिर ये किस उम्र की लड़की है, कि ये कोई 20 साल की, 30 साल की, 40 साल की या हद 60 साल की औरत है। ये चीज़ मेरे लिए अंदाज़ा करना मुश्किल हो गई थी। लेकिन खैर, मैंने सिर्फ एक नेक इरादे से कि चलो उसकी मदद हो जाएगी, उसको इशारा किया कि आप पीछे बैठ जाएं। वो पीछे बैठ गई और साइड पे देखने लगी। उसने इस पूरे सफ़र के दौरान मुझसे कोई बात ना की, ना मुझसे कुछ पूछा। मैंने उससे ये पूछा कि आपको कहाँ पर ड्रॉप करूँ, उसने मुझे इस चीज़ का भी जवाब ना दिया। और खैर मैं गाड़ी चलाता गया कि जहाँ पर इसने उतरना होगा मुझे खुद ही बता देगी। रास्ते में मुझे मेरी दोस्त की कॉल आई। वहाँ पर कुछ सिग्नल इशू था। कॉल उसने काफ़ी देर पहले की थी, लेकिन मेरी स्क्रीन पर काफ़ी टाइम बाद वो कॉल शो हुई जब सिग्नल्स थोड़े से आ रहे थे। मैंने उसे कहा कि मैं गाड़ी से बाहर निकल कर ये कॉल रिसीव कर लूँ, यहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे। उसने मुझे इस चीज़ का भी कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही उसने घुटनों में अपना सर दिया हुआ था और वैसे ही वो गाड़ी में बैठी रही। खैर मैंने बाहर निकलकर कॉल रिसीव की। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्त ने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो कि शायद फैमिली ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया या उन्हें कोई और टैक्सी ड्राइवर मिल गया। लेकिन जब मैंने देखा तो वहाँ पर दोबारा सिग्नल्स चले गए थे। वो शायद चंद लम्हात के लिए कोई सिग्नल्स का कनेक्शन मुझे मिला था जिसकी वजह से मुझे बस वो कॉल शो हुई। अब मुझे ये था कि मैं जल्दी से जाके गाड़ी में बैठूं। वो जो भी औरत है वो अंदर बैठी डर रही होगी। ये रास्ता इतना खौफनाक और इतना सुनसान है और यहाँ से अजीब व गरीब सी आवाज़ें भी आ रही हैं।
मेरे जिस्म से रूह तब निकली जब मैंने देखा कि वो औरत मेरी गाड़ी में मौजूद नहीं थी। और जब मैं गाड़ी में जाकर बैठा, मैंने देखा कि मेरे आगे गाड़ी की एक औरत खड़ी है जिसके मुंह से राल टपक रही हो, मानो एक अजीब सा मादा। और उसके नाखून इस हद तक बड़े और आंखें इस हद तक खौफनाक थी कि मुझे लगा कि मेरे जिस्म से अभी रूह निकल जाएगी। इतनी बुरी असरार चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अब से पहले ऐसी चीज़ें सिर्फ फिल्मों ड्रामों में देखी थी। और इस दफ़ा ये चीज़ अपनी आंखों के सामने रियलिटी में देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस पर क्या रिस्पॉन्स करूं। चंद लम्हात तो मुझे सिर्फ ये समझने में लग गए कि ये सपना है कि ये सच में ये चीज़ मेरे आगे खड़ी है। उसके बाद मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी को लॉक किया। कुछ आयात, जो कुरानी आयात मुझे आती थी, मैंने जल्दी से उन आयात को पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ जो मेरे मुंह में उस वक्त सूरतें आ रही थी मैं उन्हें पढ़ता जा रहा था। और उस टाइम मेरी ज़ुबान भी ऐसे ततला रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझसे कहाँ तलफ़्फ़ुज़ की गलती हो रही है। आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की, वो मुझे भूली जा रही थी। वो वक्त ही कुछ ऐसा था, इतनी सुनसान जगह पे जहाँ से इतनी खौफनाक आवाज़ें आ रही हों और मेरे सामने एक आखिर ऐसी मखलूक खड़ी हो जाए। आप इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी। अभी मैं इस सारी कश्मकश से बाहर नहीं निकला था कि वहाँ पर अचानक मुझे एक काली भैंस आती हुई दिखाई दी, जिसने आकर मेरी गाड़ी की फ्रंट सीट को बहुत ज़ोर से हिट किया। और मुझे इस चीज़ का मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका था कि मेरी गाड़ी में अब आगे की साइड पे एक डेंट पड़ चुका है। और उस पैसों को बचाने के चक्कर में मैंने यहाँ पर दुगने से तिगने पैसे लगवा लिए थे। और इससे भी ज़्यादा बुरा मेरे साथ तब हुआ जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं थोड़ा सा आगे आया, वहाँ पर आकर मेरी गाड़ी दोबारा बंद हो गई। अब मैं परेशान था कि क्या करूं, लेकिन मुझे बाहर निकलकर मजबूरन देखना था। मुझे पता चला कि गाड़ी का बेल्ट टूट गया है। अब ऐसे ही अगर मैं गाड़ी को आगे लेकर चलता तो उसका इंजन बिल्कुल फेल हो जाना था और यह तो इतना खर्चा पड़ जाता कि शायद मैं अफोर्ड भी ना कर पाता। तो मैंने सोचा कि अब जैसे ना तैसे मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा और हेल्प के लिए पीछे कॉल करनी होगी। मैंने अपने दोस्त को कॉल की, लेकिन वहाँ पर सिग्नल्स का इतना इशू था कि बेल भी नहीं जा रही थी कि एटलीस्ट उसको मेरी बेल ही जाती, उसको आइडिया हो जाता शायद कि मैं किसी मुश्किल में हूँ या कोई मैसेज डिलीवर हो। वहाँ पर चलते चलते मुझे एक घर दिखाई दिया। मैं इस रास्ते से पहले भी बहुत दफ़ा गुजर चुका था और मैंने ये घर पहले भी बहुत दफ़ा देखा हुआ था, लेकिन कभी गौर नहीं की थी। आज शायद मुश्किल में था तो इस घर पे मैंने गौर की। वो एक बहुत पुराना और सुनसान सा घर था। मैं उस घर में अंदर चला गया। अंदर जाते जाते एक मेन डोर था जहाँ पर मैंने नॉक किया। पहला दरवाज़ा जो फ्रंट गेट था, वहाँ से ऐसे ही गुजर कर जब अंदर वाले दरवाजे पे मैंने नॉक किया तो मैंने देखा एक बुज़ुर्ग आदमी 3-4 बच्चों के साथ बैठा है, जिसने मुझे हैरत से देखा जब उसने मुझे वहाँ पर खड़ा हुआ देखा। लेकिन मेरे लिए उससे भी ज़्यादा हैरत की बात थी कि जब उस बुज़ुर्ग ने मुझे वहाँ पर देखा, उसने मुझसे नहीं पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, हमारे घर किस मकसद से आए हो। सिर्फ उसने मुझे इतना कहा कि आओ यहाँ पर आकर बैठो। मैंने उस सारे मंजर को ऑब्जर्व किया तो वो मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज था। उन बच्चों ने मेरी तरफ एक दफ़ा नज़र उठा के ना देखा। वहाँ पर एक चूल्हे पर दूध उबल रहा था बड़े से पतीले में। वो सारे सिर्फ उस पर टिकटिकी बांधे उसे देखी जा रहे थे। मैंने उन बुजुर्ग को सारी बात बताई कि मेरे साथ ये माजरा पेश आया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स ना दिया। और उन्होंने मेरे हाथ में पहनी हुई सोने की अंगूठी देखकर कहा कि सोना मर्दों पर हराम है, तुमने हाथ में ये अंगूठी क्यों पहनी हुई है। मैं हैरान कि मैं इन्हें अपना मसला बता रहा हूँ और इस चीज़ पर हैरत का इजहार करने के बजाय कि मैं आधी रात के इनके घर में ऐसे नॉक किए बगैर क्यों आया, या मैं कोई चोर हो सकता हूँ, डिकेट हो सकता हूँ, ये मेरे हाथ में इस अंगूठी पर गौर कर रहे हैं। मुझे उनसे भी खौफ महसूस होना शुरू हो गया था। मैंने उन बच्चों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन बच्चों ने मुझे कोई रिस्पॉन्स ना किया। रिस्पॉन्स करना दूर की बात, मानो उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के ना देखा। खैर, उन बुजुर्ग ने मुझसे ये बात करने के बाद मैंने उन्हें जब ये जवाब दिया कि मुझसे गलती हो गई है, इंशाल्लाह मैं जाते ही इसे रिमूव कर दूंगा, मेरी बहन की शादी है, मैं उसका कोई सामान बनवा दूंगा इसे बेच के। उन्होंने इस पर साइड पे फेस कर लिया मुझे कोई जवाब दिए बगैर और मुझे एक दूध का गिलास पेश किया। यकीन करें, इतना लजीज दूध मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं पिया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहाँ पर आराम करो। हैरत की बात यह थी कि वो उस घर में इतने सारे लोग थे, 4 बच्चे और एक वो बुजुर्ग, लेकिन उस घर में सिर्फ एक चारपाई थी। मैं सोच रहा था कि बाकी ये सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, ये रात में आखिर कहाँ सोते होंगे और ये क्या करते होंगे। ऐसा ही सोचते सोचते चुका मैं सुबह से घर से निकला हुआ था, पहले लाहौर और अब यहाँ बहुत थक चुका था और मेरी फ़ौरन आँख लग गई।
कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे वालिद साहब जो कि मरहूम हैं, वो तस्बीह लिए मेरे चारपाई के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मैंने आंख खोल कर देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं था। दोबारा मेरी आंख लगी, मुझे फिर से ऐसा महसूस हुआ। जब मैं उठकर बैठा तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई मकान ना था, कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ वो एक घासी प्लॉट था जिसकी चारदीवारी की हुई थी। और वहाँ पर एक नीचे चटाई थी जहाँ पर मैं लेटा हुआ था। वो एक बहुत बसीदा सी चटाई थी, जिसे टाट की चटाई कह ली जाए। उस पर मैं लेटा हुआ था। वहाँ पर कोई चारपाई, कोई बच्चे, कोई बुजुर्ग, कुछ ना था। और मुझे यकीन नहीं आया कि यहाँ पर मैंने जो सारा कुछ देखा था आखिर वो क्या था। क्या वो लोग भी इंसान नहीं थे जैसे मैंने पीछे देखा? जो उन्होंने मुझे दूध सर्व किया वो क्या था? खैर, वहाँ से निकलने के बाद मैं कुछ देर आगे गया। सिग्नल्स आ रहे थे, मैंने दोस्त को कॉल की। इंतज़ार कुछ देर करने के बाद मेरा दोस्त वहाँ पर पहुँचा अपनी गाड़ी लेकर। हमने उस फैमिली को रिसीव किया, उसने मेरे साथ वो बेल्ट ठीक करवाया और हम लोग घर आए। जब मेरी सिस्टर की शादी थी उसके तकरीबन वलीमे वाले दिन ही मेरे पेट में बहुत शदीद किस्म का दर्द शुरू हो गया। इतना शदीद दर्द कि मुझे एमरजेंसी इस्लामाबाद हॉस्पिटल में जाना पड़ा। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मेरे मैदे वाली नाली में एक पत्थरी फंस चुकी है। जब डॉक्टर्स ने मुझे ऑपरेशन का कहा, मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता था, लेकिन मेडिसिन से डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये ठीक नहीं हो सकती, आपको ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लेकर ऑपरेट करवाया। स्टिल वो मेरा दर्द नहीं जाता था। मुझे इतना स्वेयर किस्म का दर्द होता कि मुझे समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। मेरे घर वाले मुझे ज़ोर से पकड़ के बैठते, मेरा जिस्म ठंडा होने लगता। मैं दोबारा से इस्लामाबाद हॉस्पिटल में गया। उन्होंने मेरे सारे एक्सरे, सिटी स्कैन वगैरह किए तो उन्हें पता चला कि मेरे पेट में 350 ml तक ब्लड जमा हो चुका है। और शायद ये वही दूध था जो मैंने उस घर में पिया था, जो ब्लड की फॉर्म में इस टाइम मेरे पेट में जमा हो चुका था। मैंने वो भी रिमूव करवाया अपने पेट से। उसके बाद भी मेरे गाल ब्लैडर में कुछ इश्यूज़ हो गए। मेरा गाल ब्लैडर जो था वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था। मुझे उसके लिए भी दोबारा एक माइनर सा ऑपरेशन करवाना पड़ा। इस सब के बाद मेरी मामा ने एक आलिम साहब से रब्ता किया। क्योंकि मैंने सारी बात घर नहीं बताई थी तो मामा को इस किसी भी चीज़ का इल्म नहीं था। उन आलिम साहब ने इन सारी चीज़ों का हिसाब लगाया और हिसाब लगाकर इन सारी चीज़ों के बारे में मामा को बताया। तो मामा ने इस चीज़ पर शदीद किस्म का हैरत का इजहार किया। इस सारे वाक़ये के बारे में सिर्फ मेरे उस दोस्त को मालूम था जो उस दिन मेरी मदद के लिए पहुंचा। क्योंकि मैं घबराया हुआ था तो मैंने सिर्फ उसको सारा कुछ बताया। मामा को या घर में सिस्टर को किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। खैर, जब मामा ने इस बारे में मुझसे तस्दीक चाही तो मैंने मामा को बता दिया कि हाँ, ये सारा कुछ हुआ था। मैंने आपको परेशान ना करने के इरादे से आपसे ये बातें छुपाई। मामा ने उनसे तावीज़ पकड़ा और पकड़कर वहाँ मुझे हॉस्पिटल में मेरे उसी दोस्त के हाथों भेजा। मैंने वो जब तावीज़ गले में पहना तो उसके पहनने के बाद दोबारा मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या पेश ना हुआ। उन्होंने एक पानी भी दिया था जो उन्होंने कहा था कि 7 जुमेरात तक मैंने रोज़ इस पानी को पीना है। और उन्होंने एक अलग से बोतल दी थी और कहा था कि ये घर के चारों कोनों में इसका छिड़काव करना है। घर में इससे अमन और सुकून होगा। मैंने तावीज़ के बारे में जब कुछ शक का इजहार किया तो उन्होंने कहा कि इस पर सिर्फ अल्लाह का कलाम है और कुछ नहीं। अब इस वाक़े को बहुत अरसा गुजर गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा कोई वाक़या दोबारा कभी पेश नहीं आया।